हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अपने आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं और नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर देंगे। सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से खत्म कर देंगे नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जो आपकी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक, उसमें सबसे हाई वेटेज का चैप्टर है। अकेली किताब जो है वो 20 नंबर की है। ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स से कवर करता है, जिसमें एक आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक एक नंबर के आते हैं 2 क्वेश्चन। अच्छा चैप्टर है और अच्छे से सीखना है। पहले मैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा अच्छे से, देन हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो आज बेसिक क्लास है, अच्छे से देखना वीडियो। अगर आज की क्लास समझ आती है ना, तो आगे की क्लास काफी आसान हो जाएगी और बहुत इजी है, समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। एंड तक आपने नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर टिक के बैठना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 1। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, नाम से ही पता चल रहा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कैश के फ्लो को दिखाते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो, कुल मिला के कितना पैसा गया बाहर, कितना पैसा बिजनेस के अंदर आया, उसका एक स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, कुछ को ऑप्शनल है। तो जिनको मैंडेटरी है वो कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये टूल है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का। ये टूल है कि इससे देखेंगे जी कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहां कहां कितना कितना पैसा आ रहा है, कहां से। मैं जब भी बात करता हूं कैश, जब भी मैं कैश फ्लो के अंदर बोलता हूं कैश, उस कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर। अभी कैश इक्विवेलेंट क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट जब मैं बोलता हूं कैश तो इसका मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो ट्रैकिंग करने के आता है। क्या ट्रैक करने के लिए आता है? कैश फ्लो एंड इट्स सोर्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोलते हैं और इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है। जैसे आपने एक और एएस पढ़ा, एएस 26 इंटेंजिबल एसेट पढ़ा ना पहली वाली बुक के अंदर पार्टनरशिप में, उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, क्योंकि इसमें चेंज किया गया है। सो एएस 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उसके 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो सीखना है। भले ही आपके स्कूल में ट्यूशन में कैसे पढ़ाया कैसे सिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आपने इसके सारे पार्ट अच्छे से देख लिए शुरू से एंड तक, मैं गारंटी से कह सकता हूं बोर्ड एग्जामिनेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन 5 से 7 मिनट के अंदर आप करके आओगे। इस तरीके से कराऊंगा, सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो 2 मेथड है, हमें सिर्फ इंडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटेंट की बात करूं, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ अकाउंट्स बनते हैं और मैक्सिमम टीचर को लगता है वो अकाउंट्स आपने 11 में पढ़ रखा है तो आपको आता होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, फिक्स एसेट अकाउंट है, 4 4 लाइन के अकाउंट्स होते हैं, तो बच्चों को लगता है टीचर्स को ये तो बच्चा बना ही लेगा। लेकिन नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद चैप्टर पे चलूंगा, ताकि चैप्टर बनाते वक्त तुमसे आंसर आए और कॉन्फिडेंस आए। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, हमसे बन जाता है, तभी हमारा दिल करता है एक और बनाने का। अटक गए तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट सिखाऊंगा आपको। टाइम लगेगा, मैं फॉर्मेट आपको याद कराऊंगा। बिना फॉर्मेट याद कराए हम क्वेश्चन पे जंप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बड़ा फॉर्मेट है इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनने के बाद हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स एंड बेसिक भी ही ले लो, ठीक है, बेसिक्स अकाउंट्स, फिर फॉर्मेट बनेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और फिर हम बनाएंगे 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन जो कि बेसिकली एमसीक्यू होता है 1 नंबर में। ठीक है, तो ये कंटेंट है। तो अभी हम पहले कंटेंट पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे बनाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स,
तो मैं कुछ इसके अंदर अकाउंट्स मैं बताता हूं आपको, जो अकाउंट्स मुझे आपको बनवाने हैं। सबसे पहला अकाउंट्स मुझे आपको सिखाना है फिक्स एसेट्स अकाउंट, छोटा सा अकाउंट होगा। फिर मुझे सिखाना है आपको इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। फिर मुझे आपको सिखाना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, छोटे छोटे अकाउंट्स हैं। और फिर मुझे सिखाना है फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है अकाउंट्स के अंदर। छोटे छोटे अकाउंट्स हैं ये, अगर बेस क्लियर हो गया ना, जो हम फॉर्मेट लर्न करके क्वेश्चन पे चलेंगे ना, तो ये सब आपको पहले आता होगा ना, फटाफट फटाफट बना लोगे। वहां पे मुझे कुछ सिखाना नहीं है, अपने आप ही आप अकाउंट्स को बना लोगे। ओके, अच्छा, जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर 3 अलग अलग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया, कितना गया, नेट पैसा कितना बचा, वो हमें शो होता है। नाम से ही पता पड़ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना आया कितना गया वही दिखाते हैं, लेकिन 3 अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। डिटेल में आगे चलेंगे, फिलहाल के लिए सबसे पहली चीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, रेंट, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, जो भी इंटरेस्ट, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए किया जा रहा है, वो सारी एक्टिविटी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए, रन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है। मशीन खरीदी, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स एसेट्स की खरीदा बेचा, वो सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। और फाइनेंसिंग मतलब लोन लिया, शेयर इशू किया, लोन की रीपेमेंट किया, डिबेंचर इशू किया, पैसा, फाइनेंस, उधार, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना ऐसा, तो इसमें 3 एक्टिविटी आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इन्वेस्टिंग से कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, फाइनेंसिंग से कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, ये सारी चीजें पता करना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है, कि अलग अलग एक्टिविटीज से कितना पैसा इन हुआ कितना पैसा आउट हुआ। ठीक है सर, कहानी तो आपने पूरी की पूरी समझा दी। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। थ्योरी इस चैप्टर से आता नहीं है, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही आता है। न्यूमेरिकल आता है 6 नंबर का, और एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लिखने वाला कोई थ्योरी नहीं आता, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको बताया हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। उसमें से सबसे पहला अकाउंट है फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये जो फिक्स एसेट्स अकाउंट है, आपको पता है जैसे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, ये ओपनिंग बैलेंस है। जब भी आपको बैलेंस शीट दी होगी ना, 2 साल के बैलेंस दिया होगा, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024, 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे, जिसमें से जो लेटेस्ट है उसको बोलते हैं करंट ईयर, और पिछला वाला प्रीवियस ईयर है। तो ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, और क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, करंट ईयर। ये भी ध्यान रखना, क्लोजिंग मतलब है करंट ईयर और ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। तो जो फिक्स आपको बैलेंस शीट दी होगी उसमें फिक्स एसेट्स का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का वैल्यू दिया होगा। तो प्रीवियस ईयर का हो गया ओपनिंग, और करंट ईयर का क्या हो गया, क्लोजिंग। प्रीवियस ईयर का हो गया ओपनिंग, करंट ईयर का हो गया क्लोजिंग। ठीक है, अब उसके बाद असेट्स पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन जो भी असेट पे लगेगा, आपको पता है कि फिक्स असेट जो है वो एसेट अकाउंट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू घटती है तो बाई डेप्रिसिएशन। परचेज यहाँ आएगा, टू बैंक परचेज, कुछ खरीदा है, बेचा है तो बाई बैंक सेल यहाँ पे आएगा। अगर बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, तो टू पी एंड एल प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, बाई पी एंड एल लॉस यहाँ पे आएगा। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ, बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। बिना सेल, अगर सेल ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, ये बात आप ध्यान रखना। बिना सेल के कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन, याद हो गया आपको। देखो कितना सिंपल तरीका याद करने का, देखो फिक्स एसेट अकाउंट कितना सिंपल है। ओपनिंग बीडी, क्लोजिंग सीडी, परचेज सेल, पी से परचेज, पी से प्रॉफिट, और एल से लॉस, प्रॉफिट लॉस, और इधर एक चीज और क्या आती है, बाय डेप्रिसिएशन। ऐसे अगर 1-2 बार लिख लोगे ना, आपको फिक्स एसेट का अकाउंट बिल्कुल याद हो जाएगा। और जैसा फिक्स एसेट का अकाउंट है वैसा ही सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। दोनों ही एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। तो फर्क क्या है सर, कोई डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा यानी कि करंट ईयर। टू बैंक परचेज बाई बैंक सेल, अगर सेल हुआ है तो प्रॉफिट लॉस भी होगा,
और बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ भी नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। भैया एक सेल पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों थोड़ी होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ओके, तो ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट और लॉस। बस अंतर क्या है फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट तो हम कर देते हैं, वो बढ़ता है, बाई चांस वो घट सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, बट उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता कि खराब हो जाएगा रिपेयर करने के लिए। मशीनरीज पे, बिल्डिंग्स पे लगता है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। ठीक है, तो मुझे बताओ दोनों फॉर्मेट आपको याद होगा। देखो, बीडी सीडी, परचेज सेल, प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बाकी कट कॉपी पेस्ट। तो एक बार अपनी कॉपी में बना के देखना एज इट इज, बना पाते हो कि नहीं फॉर्मेट, फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने एग्जांपल लिया है, अब यही एग्जांपल आपके बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। तो देखो, ये रही एक बैलेंस शीट, फिक्स एसेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये करंट ईयर है और ये हो गया पिछले साल, ये पिछले साल का एंड यानी इस साल का ओपनिंग, और ये इस साल का एंड। आपको पता है बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की, उसमें 2 साल के फिगर दिए होते हैं, पिछला फिगर भी दिया होता है कि आप कंपेयर कर सको। अच्छा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी बोला है, वो अकाउंट हमने अभी पढ़ा नहीं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम 2 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और फिक्स एसेट्स अकाउंट के बाद एक और अकाउंट। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना उसमें भी यही बनाना पड़ेगा, लेकिन वो वर्किंग नोट होगा। ठीक है, फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना है? 6 लाख, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग आ गया 6 लाख। क्लोजिंग आएगा बाई बैलेंस सीडी 4,80,000। ठीक है, ओपनिंग आ गया 6 लाख, क्लोजिंग आ गया 4,80,000। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका ओपनिंग कितना है? 75,000, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है, करंट ईयर का क्लोजिंग है 90,000। क्लोजिंग लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, ओपनिंग लिखोगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो छोड़ दो। यहां से देखो, क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं अकाउंट, वो आगे बताऊंगा आपको चल के। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स असेट कॉस्टिंग 15,000। एक फिक्स असेट, ये बहुत सारी फिक्स असेट्स है, उसका एक हिस्सा मान लेते हैं, बहुत सारी मशीनरी, एक मशीन जो है 15,000 का था, 18,000 का बेच दिया, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड है। वो तो पता ही है, जब भी प्रॉफिट होता है तो वो पीएनएल में आता ही आता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। 15,000 की चीज 18,000 में बेच दी, तो सबसे पहली चीज फिक्स असेट को बेचा है, तो लिखोगे बाई बैंक सेल। कितने में बेचा है? 18,000 में। अगर कोई 15,000 की चीज 18,000 में बेचते हो, 3,000 का गेन हुआ है, और ये जो गेन है वो किस नाम से आएगा? टू P&L, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, 15,000 की चीज 18,000 में बेच दिया, खत्म बात, और तो कुछ है नहीं। अब इसकी टोटलिंग कर लो, और तो कुछ है ही नहीं इसके बारे में, इसकी टोटलिंग कर लो। ये हो गया 480 और ये हो गया 18, 480 हो गया और ये हो गया 18, और ये साइड बड़ी है, ये है 6,03,000, 6,03,000, 6,03,000, 6,03,000, 6,03,000 माइनस करेंगे 18,000, माइनस करेंगे 480, 1,05,000 बैलेंस है। अब आपने फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट तो देखा ही देखा है, तो यहाँ पे सेल आ गया है और सेल आ गया है, और दूसरा क्लास गेन भी आ गया है, प्रॉफिट भी आ गया है। अब या तो ये डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा, क्लोजिंग भी लिख चुके हैं, या तो P&L के नाम से आएगा। दोनों में से किस नाम से आएगा जरा मुझे बताओ? लॉस या डेप्रिसिएशन, बताओ किस नाम से आएगा? ये रहा ना, फॉर्मेट आपने बना दिया, लॉस या डेप्रिसिएशन। क्लास ये आएगा डेप्रिसिएशन के नाम से, क्योंकि एक सेल पे गेन तो हो ही चुका है, लॉस भी थोड़ी होगा। एक सेल पे या तो गेन हो गया तो लॉस होगा, गेन तो हो ही गया है, तो बचा कुचा क्या है इसका मतलब? 1,05,000 का इस क्वेश्चन में क्या लग गया? डेप्रीशिएशन। आई होप आपको समझ आ गया, 1,05,000 का क्या आ गया इसके अंदर? डेप्रीशिएशन। तो ये बन गया आपका फिक्स एसेट अकाउंट। ये अकाउंट आपको आता है बनाने के लिए, और इस अकाउंट से डेप्रीशिएशन, सेल, गेन उठ के कैश फ्लो में जाता है, तो वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको ये फिक्स एसेट का अकाउंट आना चाहिए बनाना। इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, बेच दिया 12,750 में। तो सबसे पहली बात, बेचा है तो बाई बैंक सेल, कितने में बेचा? 12,750, और जो 750 का गेन है वो इधर आएगा, लॉस होता तो उधर आता, टू P&L गेन। तो आप टोटलिंग करोगे तो ये 92,000, 12,750 प्लस 90,000, ये आएगा 102,750, 102,750 माइनस कर देंगे 750,
माइनस कर देंगे 75,000, तो 27,000 इधर बचा है, तो इधर एक ही नाम से आता है टू बैंक परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर है कि आपने 27,000 का मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ओके, डन है क्लास? यहां तक मुझे बताओ जरा, कोई दिक्कत परेशानी? अगर ये अकाउंट, ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता, अगर ये नीचे मान लो कुछ भी नहीं लिखा होता नीचे, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मान लो ये कुछ भी नहीं लिखा, फिर फिक्स एसेट दिख रहा है मुझे, साल के शुरू में था 6 लाख और एंड में हो गया 480, तो क्या सोचोगे? कोई चीज शुरू में था 6 लाख का, 6 लाख का, एंड में 480, तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ये सोचेंगे। सेल मत सोचना, असेट पे डेप्रिसिएशन पहले है, प्राथमिकता डेप्रिसिएशन की, सेल बाद में। इन्वेस्टमेंट 75,000 का था, 90 का हो गया, मतलब 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपने खरीद लिया है, ठीक है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। लेकिन नीचे कह रहा है इन्वेस्टमेंट कुछ बेचा भी है, तो आप अकाउंट बना के प्रॉपर देखोगे, खरीदा कितना है 27,000, बेचा है 12,750 का, गेन 750 का हुआ, शुरू में था 75, एंड में बचा 90, तो ये पूरा हिसाब किताब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का दे देता है। तो अब जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, फिक्स एसेट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्या आपको क्लियर हो गया? क्या आप ये दोनों अकाउंट बना लोगे? इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से, इससे टफ कुछ भी नहीं होगा, इतना ही तो है। ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है जो मैं तुम्हें पहले सिखा दे रहा हूं। कैश फ्लो हमने शुरू नहीं किया अभी, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि जब हम कैश फ्लो पे जाए ना तो मजा आए बनाने में, कॉन्फिडेंस आए। सेकंड है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक्चुअली ना होता क्या है कि हम इस साल पूरा काम करते हैं, हमने इस साल काम किया है, साल के एंड में हमारा प्रॉफिट आया है, और प्रॉफिट आने के बाद हम अगला साल यहां से चालू हो गया, तो हम यहां पे जो पे कर रहे हैं ना टैक्स, वो पिछले साल का पे कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है ईयर, वो चल रहा है 25-26, क्योंकि आज मैं जिस डेट पे हूं वो 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 के अंदर है। तो इस साल में जो भी कमाऊंगा वो उसका 26-27 में मैं टैक्स पे करूंगा। जैसे मैं जनवरी महीने में काम करता हूं तो मुझे फरवरी महीने में सैलरी मिलेगी, तो फरवरी महीने में जो सैलरी मिल रही है मुझे वो जनवरी महीने की है, और मार्च में जो सैलरी मिल रही है मुझे वो फरवरी मंथ की है। तो हमेशा पिछले साल का जो टैक्स है ना वो पेड होता है, और इस साल के लिए हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, फिर अगले साल हम इस साल का पे करेंगे। तो कुल मिला के सेम ईयर का टैक्स सेम ईयर हम कभी पे नहीं करते, हम इस साल जो भी टैक्स पे कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो पिछले साल का ही होगा, बिकॉज साल के एंड में प्रॉफिट निकलेगा, उसके 30-35 दिन बाद, महीने भर बाद हम टैक्स पे करते हैं। तो जिस भी ईयर में हम टैक्स पे कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता है कि यार हमें टैक्स तो देना ही देना है, तो हम उसके लिए पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हम जानते हैं कि यार हम कमाएंगे और हमें टैक्स देना है, तो हम पहले से रेडी रहते हैं उसके लिए प्रोविजन बना के, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और प्रोविजन फॉर टैक्स आप सबको पता है क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है ये, हेडिंग सब हेडिंग में सिखा चुका हूं, ठीक है। और ये करंट लायबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, बहुत आसान है ये तो। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर और ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, ये तो हर जगह कॉमन ही है। लेटेस्ट वाला जो है वो करंट ईयर है, पिछले साल का एंड जो है इस साल का बिगनिंग है। अब ये हमेशा बैलेंस शीट में दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा। अब एडिशनल पॉइंट में अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो यहां लिख दो बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तब यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस नाम से आएगा, टू बैंक टैक्स पेड के नाम से। और अगर एडिशनल पॉइंट में पेड दिया है तो आंसर जो आएगा वो किस नाम से आएगा, बाई P&L प्रोविजन मेड। कहने का मतलब है ओपनिंग यहां लिखो, क्लोजिंग यहां लिखो। अगर पेड गिवन है तो मेड आंसर होगा, मेड गिवन है तो पेड आंसर होगा, इतनी सी बात है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग यहां लिख देना, क्लोजिंग यहां लिख देना। अगर एडिशनल पॉइंट में पेड दिया है तो वो यहां लिख देना, आंसर क्या आ जाएगा, मेड। अगर मेड दिया है तो यहां लिख देना, आंसर क्या आ जाएगा, पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब कितने का प्रोविजन आपने बनाया है, और टैक्स पेड मतलब कितने का आपने टैक्स पे किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। अपना ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके अंदर देखो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो मैं अकाउंट बनाता हूं, कितना आसान है, ये बेसिक है। अगर आपको ये आ गया सीख में, फिर तो आगे के चैप्टर्स आपको आगे चैप्टर आपको पूरा आसान लगेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए फिक्स एसेट अकाउंट बनाते वक्त टू बैलेंस बीडी से शुरुआत किया था, ये लायबिलिटी है तो ये बाई बैलेंस बीडी से शुरुआत होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस है 112,500 और क्लोजिंग है 15,000 सिर्फ, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। यहां क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 13,000। अब तो कुछ बच्चे बोले सर ये नहीं लिखा होगा तो
अगर ये नहीं लिखा तो टोटलिंग कर लो, इधर साइड आ जाएगा पेड आंसर। इधर तो पेड आता है ना, इधर मेड आता है, खत्म बात। लेकिन इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो यहाँ लिखो बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना प्रोविजन फॉर टैक्स आपने मेड किया है? 13,500 का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया है। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक टैक्स पेड, ठीक है। तो 1,12,500 ये हो गया, 13,500 ये हो गया, ये आ गया 1,26,000, 1,26,000 माइनस करेंगे 15,000 तो आएगा 1,11,1,000। तो ये आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर 1,11,000। तो अगर पेड गिवन है तो आंसर मेड आएगा, बैलेंसिंग फिगर मेड गिवन है तो आंसर पेड आएगा, इतनी सी बात है। पेड यहाँ आता है डेबिट साइड, मेड यहाँ पे आता है। ये प्रोविजन बना हमारा और जितना हम लोग टैक्स की पेमेंट करेंगे एक्चुअल पेमेंट, और हम हर साल प्रोविजन बनाते हैं और हर साल पे करते हैं। जैसे मैं इस साल पैसे कमा रहा हूं तो मुझे पता है यार मुझे टैक्स देना है, तो अंदाजा सोच रहा हूँ मुझे यार 2 लाख रुपए का टैक्स देना है, मैं अंदाजा सोच रहा हूँ, पर एक्चुअल अमाउंट क्या पता 1.5 लाख है, क्या पता 2.5 लाख है। तो एक्चुअल में जो होता है वो पेड है, और जो हम अंदाजे सोचते हैं कि कितना देना है प्रोविजन, कितना हम टैक्स देंगे, वो मेड है। क्योंकि एक्चुअल तो हमें भी नहीं पता ना, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट निकलेगा तब जाके हमें पता चलेगा। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो आई होप आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अकाउंट और बना के देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये रहा, देखो सिंपल है, हेडिंग डालो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बेसिक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, चैप्टर अच्छे से बनेगा और मजा भी आएगा। तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सीडी है 50,000 का और 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है बीडी। इनकम टैक्स पेड, अगर पेड है तो टू साइड आएगा, टू बैंक टैक्स पेड कितना है 45। अब आंसर जो आएगा वो हमेशा यही आएगा भाई, पी एंड एल पेड गिवन है तो मेड आंसर है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये हो गया 95,000, 95,000, तो ये 55,000 आपका आंसर आ गया। तो पेड अगर आपको गिवन है तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा मेड, ठीक है। तो आपने शुरू में बनाया था प्रोविजन 40,000 का, एंड में 50,000 का है, 45,000 की पेमेंट हो गई, तो इस साल का जो प्रोविजन बनेगा करंट ईयर का वो 55,000 का बनेगा। ये है इसकी पूरी कहानी। अकाउंट बनाना आना चाहिए, यही है, या तो पेड गिवन होगा, एक क्वेश्चन में पेड गिवन है, पिछले वाले में मेड गिवन था, मेड गिवन था उसमें पेड आंसर आ गया, और पेड गिवन जिसमें था उसमें मेड आंसर आ गया, सिंपल। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मोस्ट इंपोर्टेंट और आखिरी जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने का, और अगर ये पॉइंट आ गया तो फिर और कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि अकेले अकेले पॉइंट में ताकत है, ये पॉइंट आ गया तो फिर और कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, ध्यान रखना क्या है ये। अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है, अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कभी भी ये मिल जाए, कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मिल जाए, या डेप्रीशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, एक ही चीज है, पहली बात तो ये तीनों एक ही चीज है। कभी भी बैलेंस शीट में आपको इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए और साथ में एडिशनल पॉइंट में एसेट्स को बेचने के बारे में कुछ बोला हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। एंड एक तो बैलेंस शीट के अंदर डेप्रीशिएशन होना चाहिए, जो कि एसेट से माइनस करके दिया रहता है जनरली, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करके दिया होता है वैसे ही। और एडिशनल पॉइंट में भी एसेट्स को बेचने के बारे में कुछ कहा हो, तब हम एक साथ दो अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स एसेट्स अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बोलो, या इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बोलो, बात बराबर, एक ही चीज है ये। तो कभी भी बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन हो और एडिशनल एसेट को बेचने के बारे में कुछ कहा हो तो दो अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, एक है फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। जो भी दिया होगा उसका अकाउंट बन जाएगा। अब ये बनता कैसे, ध्यान से अच्छे से समझना, मैं फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, और इतना समझ गया ना, आपका बेस समझो कैश फ्लो का स्ट्रांग हो गया, फिर चैप्टर ऐसे जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। सबसे पहले फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा, ये है ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ये है क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर का बैलेंस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, माइनस करके आएगा, ठीक है, और क्लोजिंग यहां पे आएगा,
जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का था वैसे लायबिलिटी में ओपनिंग यहाँ आता है बीडी, सीडी यहाँ, एसेट में बीडी यहाँ, सीडी यहाँ। ये तो आपको बैलेंस शीट के अंदर से गिवन होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये गिवन होगा, आप उठा के यहाँ पे लिख लोगे। अब एसेट्स को खरीदा है तो टू बैंक परचेज, बेचोगे तो बाय बैंक सेल। अगर जिस एसेट को बेच रहे हो उस एसेट पे कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, ये हमेशा कॉस्ट पे बनता है, किसे बनता है, कॉस्ट पे, ध्यान रखना, ये लिख देना ब्रैकेट में कॉस्ट। जिस एसेट को आप बेच रहे हो उस एसेट पे कोई ना कोई, जिस एसेट को आप बेच रहे हो उस एसेट पे डेप लगा होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो अकाउंट आप ये बना रहे हो उसका नाम आएगा। उसकी सेल पे कोई लॉस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमेशा बैलेंसिंग फिगर यही आएगा, टू बैंक परचेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। एडिशनल पॉइंट में लिखा होगा एक एसेट है जिस पे डेप इतना लगा है, उसको बेचा इतने का है, प्रॉफिट लॉस निकाल लेना आप, लॉस यहाँ पे और प्रॉफिट यहाँ पे। और बैलेंसिंग फिगर हमेशा और हमेशा यहीं बचेगा, हमेशा बचेगा बैलेंसिंग फिगर यहीं, और हमेशा वो टू बैंक परचेज के नाम से आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो कैसे करना है। ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। क्वेश्चन कहेगा एक एसेट है जिसको इतने का बेचा है ना, जिसपे इतना डेप लगा है बाय एक्यूमुलेटेड डेप, और उस पर लॉस इतना है या प्रॉफिट इतना है, लॉस प्रॉफिट जो भी हो सकता है, लॉस हो सकता है प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, दो में से कोई एक ही चीज होगी। और फिर आप टोटलिंग करोगे तो हमेशा यहीं बचेगा, हमेशा यहीं बचेगा बैलेंस, और वो किस नाम से बचेगा, एक ही नाम है उसका, टू बैंक परचेज। तो ये हो गया फिक्स एसेट अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये सारी मशीन का डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं, जिस पोर्शन को बेच रहे हैं उसको भी तो कुछ दिन यूज किए हैं, उसका डेप्रिसिएशन है। लाइक 100 मशीन है, एक मशीन को 6 महीने यूज किया तो उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, और क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये हो गया फिक्स एसेट अकाउंट। तो सर जो पहले फिक्स एसेट अकाउंट देखा था वैसा ही तो है? हाँ बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे वो साल भर का डेप्रिसिएशन था, और ये सिर्फ उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जिस मशीन को हम बेच रहे हैं, इतना ही फर्क है बस। अच्छा, आपने फिक्स एसेट में लिखा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिर इनकी टोटलिंग करोगे, इधर जो आएगा वो हमेशा यहाँ बैलेंस बचेगा, हमेशा और हमेशा यहाँ बैलेंस बचेगा, और ये वाला बैलेंस हमेशा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर के नाम से आएगा। ये साल भर का डेप्रिसिएशन है, ईयर डेप, ये साल भर का सभी मशीन का डेप्रिसिएशन है, और ये सिर्फ उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जिसको आप बेच रहे हो, सिर्फ उस मशीन का डेप्रिसिएशन है ये, और ये साल भर सारी की सारी मशीन का डेप्रिसिएशन है। इतना ही फर्क है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आई क्लास बात समझ? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। देखो, जैसे ये रहा एक एग्जांपल, मशीन आपको दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और मशीन से डेप्रिसिएशन भी घटाया हुआ है। ये माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन कभी नेगेटिव का नहीं होता, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बस वो माइनस का साइन लगाया है कि माइनस करके नेट असेट जो बचा है वो 21,40,000 और 17 लाख है। तो बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन है, और एडिशनल में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें दो अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट, पहला अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है टू बैलेंस बीडी जो कि है 20 लाख रुपए की, और क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी जो कि 25 लाख। मशीन का बैलेंस लेना है आपने, खाली मशीन का। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग 3 लाख है ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का आएगा टू बैलेंस सीडी 4 लाख। समझ में आ गया? जैसा फॉर्मेट में बताया था ना वैसा ही है, बिल्कुल इजी इजी सा। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब आप पढ़ो एडिशनल पॉइंट क्या कहता है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 25,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 30,000। अब यहाँ पे ना मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि मुझे बाद में बताना चाहिए था बट आगे आए क्वेश्चन तो समझा देता हूँ। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेप, ध्यान रखना। बस आप अपनी कॉपी में लिख लो या कमेंट्स में लिख लो, कहीं ना कहीं लिख लो। बुक वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप, और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग डेप। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग डेप। डेप उसके अंदर ही इंक्लूड है, कॉस्ट, लागत। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीस ऑफ मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 25,000 है, जिस पे डेप्रिसिएशन 30,000 लगा है। अरे भाई 25,000 की चीज पे 30,000 का डेप्रिसिएशन कैसे लग जाएगा? यानी कि क्वेश्चन कहता कि मशीन की जो कॉस्टिंग है 55,000,
जिसपे डेप लगा है 30,000 का, तो ये नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कुल मिला के असेट की जो वैल्यू है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वो 55,000 का है, 30,000 का डेप लगा, तो आज कितनी वैल्यू है 25। 25,000 की चीज को बेचा कितने में 15,000 में, ये आप फर्क ध्यान रखना। बुक वैल्यू का मतलब डेप ऑलरेडी घटा रखा है, तो कुल मिला के 25 की चीज को कितने में बेच दिया 15,000 में। या फिर ऐसे समझो 55,000 की मशीन है, 30 का डेप लगा तो आज वैल्यू 25,000 है, 25,000 की चीज को बेचा कितने में 15,000 में, ऐसे समझना। तो जब कभी भी एडिशनल पॉइंट में ऐसी बातें लिखी हो तो हमेशा तीन चीजें निकल कर आएंगी तुम्हारे सामने। सबसे पहली बात, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप कितना लगा है 30,000, बेचा कितने का है बाई बैंक सेल, कितने में बेचा है सोल्ड फॉर 15,000, बेचा है 15,000 का। अब 25,000 की चीज को 15,000 में बेचा तो लॉस कितना हुआ बाई पी एंड एल लॉस, 10,000 का लॉस हो गया। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे ना हमेशा ये कॉस्ट पे ही आएगा, इन तीनों को जोड़ो 55,000 आएगा। 55,000 मशीन की कॉस्ट थी, 30,000 का डेप लगा आपने जो यूज किया, और फिर आज वैल्यू 25,000 है लेकिन बेचा 15 में, 10 का आपको लॉस हो गया। तो कभी भी एडिशनल पॉइंट देखोगे ना ये तीन चीजें मिलेंगी, यहाँ पे उतार देना। अगर लॉस की जगह गेन होता तो यहाँ आ जाता, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओपनिंग लिखो, ये तीन चीज लिखो, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब देखो 25,40,000 ये हो गया, 25,40,000, ये टोटल आ गया 55,000, तो ये 25,95,000, 25,95,000 और उसमें से घटा दो 20 लाख, तो आंसर आएगा 5,95,000। और ये जो 5,95,000 आएगा वो किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज के नाम से। तो ये बन गया आपका अकाउंट। अब आपने मशीन लिखा बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप के अंदर लेजर पोस्टिंग कर दोगे टू मशीनरी, मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप में टू मशीनरी 30,000, तो ये हो गया 4,30,000 टोटलिंग, 4,30,000 और 430 में से घटा दोगे 3 लाख, तो 1,30,000 रुपए ये आएगा बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये जो भी डेप्रीशिएशन है ना वो साल भर का है, पी एंड एल में जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये साल भर का डेप्रीशिएशन है। हमेशा और हमेशा यही आएगा डेप्रीशिएशन का बैलेंस, और इसका हमेशा टू बैंक परचेज के नाम से ही आएगा। तो ये हमेशा यही आएगा, और कोई जगह नहीं कि इधर आएगा इधर, ऐसा कुछ यही आएगा, इसका यहाँ पे आएगा। और ये दो अकाउंट तभी बनाओगे जब एडिशनल पॉइंट में ऐसा कुछ लिखा हो, साथ में ऊपर डेप्रीशिएशन को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी हो। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखो, ये तीन चीज लिखो, इसका आंसर यहाँ पे आएगा। इसके लेजर पोस्टिंग जरूर कर देना यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ गया। तो जो साल भर सारी की सारी मशीन पे, सारी की सारी फिक्स असेट पे, मशीनरी पे साल भर का जो डेप है वो है 1,30,000, और जिस पोर्शन को बेचा है उसका डेप 30,000 है, और इस 130 में 30 भी इंक्लूड है, तभी तो ये 430 हुआ, इंक्लूड करके प्लस करके 3 घटाया तो बचा ना 130, नहीं तो 4 में से 3 तो 1 लाख ही आ रहा था ना, ये 30 इंक्लूड किया तभी तो 130 आ रहा है। तो ये अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए। अब इन चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां भेजेंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए फिक्स एसेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वो आपको आना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो चैप्टर बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं आपको इतना काम देता हूं कि अच्छे से ये सारे फॉर्मेट की घर पे प्रैक्टिस करना अपने आप, जो जो क्वेश्चन मैंने कराए एक बार खुद भी करके देखना उस क्वेश्चन को, और मेरे से आंसर मैच करना, इतना ही काम है आज के लिए, बहुत है। अगर ये सीख गए, कल फॉर्मेट याद करा दूंगा और परसों से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन पे हम चलेंगे, तब देखना आपको मजा आएगा। तो यहाँ तक याद करके अच्छे से फॉर्मेट की प्रैक्टिस करके आना। क्रैश कोर्स आने वाला है 1 दिसंबर को लाइव यूट्यूब पे, रेडी रहना उसके लिए, ठीक है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।